So I've got my essay written, and I've been working on it for about a week. So now I'm going to show you how I use Grammarly to edit. Okay, so here's my essay, and I'm going to click through Grammarly's. गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज एक नई सीरीज़ का आगाज़ हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, राइट। तो काफ़ी डिमांडिंग सीरीज़ है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, काफ़ी सारे लोग CCNA की भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है और काफ़ी दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में अभी हाल ही में अलीबाबा क्लाउड लॉन्च हुआ है और उसके लिए ट्रेनिंग के सिलसिले में और उसकी वजह से मैं कुछ वक्त से बाहर था और वक्त निकाला है मैंने कि ये सीरीज शुरू करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सीरीज के सारे लेक्चर्स वन बाय वन मैं आपको देता चलूं, ताकि जो लोग एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं वक्त की कमी की वजह से या किसी भी वजह से, वो खाली मेरे लेक्चर्स पे कंसंट्रेट करें। इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें जो भी AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट से रिलेटेड हैं वो आपको मालूम चल जाएंगी। आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर जाकर ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाई करने की या कहीं से भी लेने की, आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स पे फोकस करिए, ये एनफ है। और एक बार सॉल्यूशन आर्किटेक्ट फिनिश हो जाएगा तो आई विल ट्राई कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और गूगल क्लाउड की भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराऊँ, राइट। तो अभी हाल ही में मैंने गूगल क्लाउड का भी सर्टिफिकेशन निकाला है, तो अभी होपफुली अलीबाबा अगला नंबर है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे मैं ही अकेला हूँगा जिसके पास सारे सर्टिफिकेशन होंगे। ओके फाइन, सो आई विल ट्राई कि मैं आपको AWS की सीरीज एक स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको सीरीज कैसी लगी, पहला लेक्चर कैसा लगा जो मैं आज आपको करने वाला हूँ। आज के लेक्चर में हम बेसिक और बुनियादी बातें करेंगे क्लाउड से रिलेटेड, उसके बाद हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्लाउड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोशिश करिएगा इसे पूरा देखने की। और दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि एज एन यूट्यूबर, देखिए हमारा जो सोर्स ऑफ आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम है या जो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है वो है आपका रिस्पॉन्स। तो अगर आपको वाकई मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, आप मुझे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम 10 लोगों को आप इसे फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप पे या कम से कम अपने फेसबुक पे जरूर शेयर करें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन लेक्चर्स का फायदा उठाने का मौका मिल सके, राइट। तो आइए शुरू करते हैं AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाउड की, क्योंकि जब हम AWS की बात करते हैं, एज़्योर की बात करते हैं, गूगल क्लाउड की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ये क्लाउड है क्या। बहुत सारे लोग आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि क्लाउड बताइए, क्लाउड क्या होता है। आपने एक सिंपल सा जवाब उनको देना है कि क्लाउड एक, अगर मैं आपसे कहूं कि क्लाउड क्या है तो आप कहिए इट्स अ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। इट्स अ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम रिमोट लोकेशन, you are accessing these resources via internet on pay as you go model, right। कहने का मतलब कि आपके कोई जो रिसोर्सेज है जिनकी भी आप जरूरत है, आपको स्टोरेज की जरूरत है, आपको सर्वर की जरूरत है, आपको नेटवर्क डिवाइसेस की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट की हेल्प से। वो आपके प्रेमिसेस में नहीं रखे हुए, वो आपकी बिल्डिंग में नहीं रखे हुए, वो कहीं और रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप उनका इस्तेमाल कर पा रहे हो, कैसे? इंटरनेट की हेल्प से। और उसमें जो आपको पे करना पड़ेगा वो भी आपको सिर्फ उतनी देर के लिए पे करना पड़ेगा जितनी देर के लिए आप उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आखिर हमने क्लाउड, जब हम क्लाउड की बात करते हैं, ये एक मजीद अलग टेक्नोलॉजी है, एक नया, इस समय मार्केट में बड़ा बूम है, इसका बड़ी डिमांड है। तो कई बार जहन में आता है कि आखिर क्लाउड नाम क्यों पड़ा, आखिर क्यों, व्हाई नेम इट एज क्लाउड, क्यों हमने क्लाउड ही कहा, कुछ और भी कह सकते थे, हम कुछ और भी कह सकते थे। तो इसका वजह यह है कि दोस्तों, क्लाउड का मतलब होता है बादल, राइट। बादल जो आसमान में होते हैं, राइट। तो क्लाउड का मतलब होता है बादल, और जो बादल होते हैं ये बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस से, डिफरेंट गैसेस के कॉम्बिनेशन से क्लाउड फॉर्म होता है। लेकिन एट द एंड आपको जो आउटपुट मिलता है वो वही मिलता है जो आप चाहते हैं। आप क्लाउड से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बरसात हो, बारिश हो, और पानी जो है वो हमारी एक रिक्वायर्ड सर्विस है, बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो क्लाउड से हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? पानी। लेकिन उसे बनाने के लिए, उसे पानी को बनाने के लिए क्लाउड में बहुत सारी गैसेस, हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, बाकी गैसेस का भी मिक्सचर रहता है जो क्लाउड को फॉर्म करता है। लेकिन उसके बाद जो आउटपुट मिलता है वो एक मिलता है जो कि वाटर होता है। वो गैसेस नहीं मिलती है आउटपुट में, आउटपुट में कुछ और मिलता है। तो ऐसे ही क्लाउड सर्विसेज में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, कहीं और रखी हुई हैं, डेटा सेंटर में रखी हुई हैं। आपको आउटपुट वही मिलेगा जो आप चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लाउड आपको वही सर्विस देगा जो आप चाहते हो। तो आज हम इन सबको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाउड की डेफिनेशन क्या है। अगर आप क्लाउड की डेफिनेशन की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी। ऑन डिमांड डिलीवरी का मतलब इतना है कि जब आप चाहते हैं, जिस वक्त आप चाहते हैं, उस वक्त आप उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अभी अपनी मेल चेक करनी है, आप जीमेल पे जाइए, एकदम से आप अपना आईडी पासवर्ड डालिए, अपनी मेल को डाउनलोड करिए, अपनी कोई डॉक्यूमेंट किसी ने भेजा डाउनलोड करिए। ऑन डिमांड डिलीवरी, जीमेल आपका क्लाउड का एग्जांपल है, राइट, क्लाउड सर्विस का। वहां से आपको मेल सर्विस मिलती है क्योंकि आप मेल चाहते हैं। मैंने बोला आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए क्लाउड से, तो जो भी आउटपुट आपको चाहिए आपको मिलेगा, राइट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूट पावर, डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशंस एंड अदर IT रिसोर्सेज थ्रू अ क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म। क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, AWS हो सकता है, एज़्योर हो सकता है, गूगल क्लाउड हो सकता है, ओरेकल हो सकता है,
अलीबाबा हो सकता है, कोई भी क्लाउड हो सकता है, वाया द इंटरनेट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, विदाउट इंटरनेट आप क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि वाया इंटरनेट ही क्लाउड एक्सेस हो सकता है। क्लाउड की सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन है कि अगर इंटरनेट होगा तो ही एक्सेस होगा। अगर आपका इंटरनेट चला गया तो आप क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते। ये चीज आपको याद रखनी है। विद पे एज यू गो, अभी सारी ही कंपनी चाहे जितनी भी हो, चाहे AWS है, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, या फिर गूगल क्लाउड है, सभी पे एज यू गो मॉडल देते हैं। इसका मतलब है अगर आपने 1 घंटे सर्वर का इस्तेमाल किया तो आपको 1 घंटे के लिए चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपने 2 घंटे इस्तेमाल किया है तो 2 घंटे का चार्ज देना पड़ेगा, राइट। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो लोग बिल्कुल नए हैं, तो AWS की फुल फॉर्म होती है अमेजन वेब सर्विसेज। अमेजन वेब सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म है। और बाकी मैंने लिख दिया पे एज यू गो मॉडल, राइट। सो हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, और इसमें भी जो लेवल है वो होगा एसोसिएट लेवल। इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे प्रोफेशनल लेवल भी देखेंगे, सिसऑप्स भी देखेंगे, सारे कोशिश करेंगे, पर वक्त लगेगा उसमें, राइट। सो ये है क्लाउड की डेफिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन जो आप कह सकते हैं जो क्लाउड की है। इसके बाद अब काफी सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। ये आपने नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं पॉज करके। इसके बाद आखिर हमें क्लाउड की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि क्या जो हमारी कंपनी के अंदर डेटा सेंटर हैं, जो ऑलरेडी जिन कंपनी के पास बड़े बड़े सर्वर लगे हुए हैं, लाइक SCL, विप्रो, TCS और हिंदुस्तान, बड़ी सारी कंपनियां हैं, तो उनके जो हमारे सर्वर लगे हुए हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस लगे हुए हैं, सिस्को के महंगे महंगे राउटर स्विचेस हमने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, तो क्यों हम क्लाउड पे जाना चाहते हैं? आखिर क्या वजह है? Hello everyone, we welcome you to Edureka's full stack web development community. My name is Chirag Mehbubani. I'm a professional actor. है कि क्लाउड को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, सब क्लाउड पे जाना चाहते हैं, क्यों? क्या रीजन है? तो देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बोलूं कि मैंने एक कंपनी ओपन की है और मेरी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, सपोज कंपनी ए, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 4 सर्वर चाहिए। 4 सर्वर्स मुझे जो चाहिए, फॉर एग्जांपल उनमें दो मेरे इंफ्रा सर्वर है, 2 मेरे एप्लीकेशन सर्वर है। फॉर एग्जांपल एक तो मुझे AD सर्वर चाहिए, एक मुझे DHCP और DNS, एक मुझे DNS सर्वर चाहिए, एक मुझे 2 मुझे एप्लीकेशन सर्वर चाहिए। ये छोटी कंपनी की मैं बाय एग्जांपल ले रहा हूं। 4 मेरे को सर्वर खरीदने पड़ेंगे, इसके साथ में मुझे एक राउटर लेना पड़ेगा अच्छा खासा, हो सकता है ज्यादा भी लेने पड़े, मुझे स्विचेस लेने पड़ेंगे, मुझे केबलिंग करनी पड़ेगी इन सभी नेटवर्किंग के दरमियान पूरे नेटवर्क को डिजाइन करने में। इसके अलावा ये छोटी सी कंपनी की बात कर रहा हूं, कंपनी एक छोटे से कमरे में जो कंपनी चल रही है, अगर आपने भी कोई छोटा सा काम शुरू करना है तो आपको आज से पहले, क्लाउड के आने से पहले ये सारी चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ता था। आपको सर्वर खरीदने पड़ेंगे, आपको राउटर खरीदने पड़ेंगे, आपको गेटवे खरीदने पड़ेंगे, इंटरनेट गेटवे खरीदने पड़ेगी, आपको फायरवॉल खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, Palo Alto की फायरवॉल आप खरीदेंगे, तो काफी सारी चीजें आप खरीदेंगे। उसके बाद कहीं जाके आप एक सेटअप करेंगे और कम से कम इस पूरे काम में होने में 30 डेज लग जाएंगे आपके, और 30 दिनों के बाद आप अपने जो भी काम आप करना चाहते हैं आप शुरू कर पाएंगे। ये जो कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट कहलाएगी कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपको शुरुआत में लगाना पड़ता है किसी भी काम को शुरू करने में। तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। सर्वर बड़े महंगे आते हैं, राउटर बड़े महंगे आते हैं, गेटवे, फायरवॉल, ये सारी चीजें। इसके अलावा कुछ चीजें तो हम मिस कर गए। क्या? जहां सर्वर लगे होते हैं वहां पे आपको एसी लगाना पड़ता है, और एसी की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने यहाँ पे एसी भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट एसी नहीं कर सकते, 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट आपकी होगी। इसके बाद ओपेक्स भी आएगा। ओपेक्स के अंदर आपका क्या आएगा? अगर आप ओपेक्स की बात करेंगे तो इन सर्वर को मैनेज करने के लिए आपको कम से कम 5 एम्प्लॉयज चाहिए। उसके बाद 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो हर मंथली आपको उसका रेंट देना पड़ेगा, और 5 एम्प्लॉयज की सैलरी भी आपको मंथली देनी पड़ेगी। यानी एक बार खरीदने के बाद भी उसका महीने का खर्चा है, क्योंकि 24/7 आपको बिजली खर्च करनी है, एसी चलाने के लिए, सर्वर चलाने के लिए, राउटर गेटवे चलाने के लिए। आपसे बंद नहीं कर सकते, ऐसा नहीं आप कर सकते आपने 8 घंटे दफ्तर का काम किया, उसके बाद आपने कहा मेरी कंपनी बंद, सर्वर बंद करके चलते हैं, ऐसा नहीं। सर्वर आप कभी बंद नहीं कर सकते, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस आप बंद नहीं कर सकते। आपको 24/7 चलानी है, भले ही आपकी कंपनी 8 घंटे के लिए ओपन हो पूरे दिन में, या 2 घंटे के लिए ओपन हो, आपको चलानी है। इवन सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ है तब भी ये सारे डिवाइसेस ऑन रहते हैं। यानी वो खर्चा आपका एक्स्ट्रा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा जा रहा है, आपने 5 एम्प्लॉयज परमानेंट रखने हैं, और ये तो कम है बिकॉज आपको नाइट शिफ्ट भी लगवानी पड़ेगी, तो कम से कम 15 एम्प्लॉय आपको चाहिए, उनकी आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो कम से कम मैं समझता हूं अगर $500 की भी एक सैलरी है तो आप देख लीजिए कि 15 एम्प्लॉय का कितना खर्चा आपका हो जाएगा, और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी आपने देनी है। तो ये सारे खर्चे जो है ये तब है जब आपको ये गारंटी नहीं है कि मैं जो काम शुरू कर रहा हूं क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। अगर चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं चलता है, अगर किसी भी वजह से वो आपका जो बिजनेस है वो ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, उस केस में आप क्या करेंगे? ये सर्वर, ये चीजें जो आपने खरीदी थी ये यूजलेस है, और सेकंड हैंड कोई खरीदने को तैयार नहीं होता, पुरानी चीजें कोई लेता नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं करता, और बहुत कम दामों पे ये जाएगा। तो आपने जो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया वो आपका वेस्ट हो गया। यानी आपको ये गारंटी नहीं है मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके बावजूद आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ता था। और ये मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूं, अगर यही मैं बात करूं TCS और विप्रो की, तो उनका जो बिजनेस स्टार्ट होगा तो 400 सर्वर से स्टार्ट होगा कम से कम, और उसके साथ ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी।
करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, ये ना जानते हुए भी कि भाई मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन क्लाउड ने आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आपको अब ये कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हम मैनेज करेंगे, आपको जो चाहिए हम देंगे, आप उसे अपने दफ्तर में बैठ के आराम से सिर्फ इंटरनेट से एक्सेस करिए, आपने जो करना है वो करिए। और उससे भी बड़ी बात, यहां पे आपको 24/7 बिजली खर्च करनी पड़ेगी, सर्वर को ऑन रखना पड़ेगा, जबकि क्लाउड आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर आप 8 घंटे अपने सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिर्फ 8 घंटे के पे करिए, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है आप मत करिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है। हिंदुस्तान के अंदर हर 3 महीने में फ्लिपकार्ट और अमेजन जो है ये सेल लगाते हैं। फ्लिपकार्ट एक सेल लगाती है, बिग बिलियन सेल, आपने देखा भी होगा, बिग बिलियन सेल। ऑन एन एवरेज वो 3 दिन की सेल होती है, 3 डेज सेल होती है फ्लिपकार्ट की। ऑन एन एवरेज जो फ्लिपकार्ट पे ट्रैफिक जाता है, जो यूजर्स उसकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं या एप्लीकेशन के थ्रू विजिट करते हैं, वो ट्रैफिक होता है पर डे 50 लाख। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख लोग डेली फ्लिपकार्ट पे विजिट करते हैं, परचेज करते हैं कुछ सामान या देखते हैं। लेकिन सेल के दौरान जब ये 3 दिन की सेल लगती है तो ये ट्रैफिक हो जाता है 2.5 करोड़ या उससे भी ज्यादा, यानी 5 टाइम्स। जो नॉर्मल ट्रैफिक है सेल में वही ट्रैफिक 5 गुना बढ़ जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर फ्लिपकार्ट 10 सर्वर का इस्तेमाल कर रही है, अगर फ्लिपकार्ट के पास 10 सर्वर्स है फॉर एग्जांपल, जिनको वो 10 सर्वर जो हैंडल कर रहे हैं वो हैंडल कर रहे हैं आपके 50 लाख कस्टमर्स, तो अगर 2.5 करोड़ कस्टमर उसको पता है कि सेल में आने वाले हैं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा? अगर वो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग चल रहा होता, उसको पता है कि 10 सर्वर 50 लाख हैंडल कर सकते हैं, तो 2.5 करोड़ के लिए मेरे को कितने चाहिए? मेरे को 50 सर्वर चाहिए, 5 टाइम्स चाहिए। तो 5 टाइम 50 सर्वर वो क्या करेगा? 40 नए सर्वर नए डिप्लॉय करेगा सिर्फ इन 3 दिन के लिए, क्योंकि उसको पता है सेल में अगर मेरा सर्वर डाउन हो गया तो मेरा बड़ा नुकसान हो सकता है। उसने 40 नए सर्वर खरीदे और उन्हें लगा दिया, सेल से पहले रेडी कर दिया उसने। अभी 10 की जगह 50 कर दिए और 50 सर्वर अपने एरिया में लगा दिए। उसके हिसाब से बाकी चीजें भी बढ़ानी पड़ेंगी, राउटर, स्विचेस, गेटवे, सारी चीजें। उसने 50 सर्वर लगा दिए, सेल हुई, 3 दिन की सेल चली, बहुत बढ़िया सेल चली, 2.5 करोड़ कस्टमर आए उनके अंदाजे के मुताबिक, जो वो चाह रहे थे उतना, जिन्हें एक्सपेक्टेशन था उतने कस्टमर आए, बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, सेल बड़ी अच्छी चली। 3 दिन तक 2.5 करोड़ कस्टमर्स ने यूज किया, सर्वर में बड़ा बढ़िया यूटिलाइजेशन हुआ। लेकिन 3 दिन के बाद अचानक वो जो वैल्यू थी वो दोबारा से 550 लाख पे आ गई, क्योंकि सेल खत्म हो गई। तो दोबारा से जो ट्रैफिक था वो 50 लाख हो गया, डेली 50 लाख। अब जो आपने 40 नए सर्वर लगाए थे उनका क्या? वो तो यूजलेस पड़े हुए हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो खरीद चुके, आप लगा चुके, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ 50 लाख का होना है डेली। सेल आप डेली तो नहीं लगा सकते, आप 3 महीने 2 महीने में एक बार लगाओगे, तो अब वो सर्वर खराब जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि अभी पैक करके बंद करके रख दो, एक बार सर्वर लग गए तो लग गए, अब आपको उनका यूटिलाइजेशन तो किसी ना किसी तरीके से करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज था कि आपको अगर 3 दिन के लिए जरूरत है तब भी आपको नए सर्वर लगाने पड़ते थे। मेरी जरूरत 3 दिन की है और फिर भी मुझे परमानेंटली लगाने पड़ते थे। क्लाउड में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप 3 दिन के लिए 50 सर्वर चाहते हो, आपको 3 दिन का पे करना है, आप 50 सर्वर मेरे से किराए पे ले लो, मैं दूंगा आपको एक्स्ट्रा सर्वर, और सिर्फ 3 दिन के लिए आप पे करो, टेंशन फ्री। मैं आपकी कैपेसिटी बढ़ा दूंगा, मैं 50 सर्वर कर दूंगा, आप बिंदास इस्तेमाल करो, और उसके बाद आप वापस से अपने 10 सर्वर पे आ जाओ। 3 दिन बाद में दोबारा 10 कर दूंगा, आपको सिर्फ 3 दिन के लिए पे करना है। इससे बढ़िया मॉडल हो सकता है क्या? आपको सिर्फ 3 दिन का किराया देना पड़ेगा, वो भी बड़ा नॉमिनल सा अमाउंट होता है अगर उनके मुनाफे के अकॉर्डिंग देखें। लेकिन अगर वो ये सब करने बैठ जाते, 50 सर्वर फिजिकल लगाने बैठ जाते, तो फिर तो उनका बिजनेस ही बंद हो जाना था, राइट? तो ये एक चीज है। क्लाउड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। मतलब क्लाउड मैं इसीलिए मेरा दिल किया कि मैं आपको, क्योंकि मार्केट में बड़ी डिमांड है AWS की, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं कि यार AWS का कोई कंटेंट मिल जाए, कहीं पे पता चल जाए। तो डोंट वरी, आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक्स पे आएंगे, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं लैब आपको कराऊंगा, प्रॉपर लैब में अपलोड करूंगा, डोंट वरी। तो अभी हम इस पर देखते हैं। तो ये आपको समझ आया कि आखिर क्लाउड में क्या बेनिफिट कंपनीज को मिलता है, राइट? इसके बाद आगे चलते हैं। डोमेन के बगैर आपकी वेबसाइट अदृश्य है, उसे लाइव लाएं होस्टिंगर डोमेन के साथ। हर वेबसाइट को चाहिए एक अगर मैं बात करूं कि इस समय मार्केट में कौन कौन सी क्लाउड की टॉप कंपनीज हैं, टॉप प्लेयर्स इन क्लाउड, तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो क्लाउड कंपनी है वो है AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज। ये नंबर 1 पे है दोस्तों। इसके बाद सेकंड नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ये सेकंड नंबर पे है। इसका भी काफी मार्केट शेयर है, हालांकि इसने काफी लेट अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में बहुत जल्दी अपनी पकड़ बना रहा है। उसकी वजह यह है कि मैक्सिमम लोग विंडो इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, माइग्रेशन भी बहुत ईजी होता है डेटा को माइग्रेट करना। तीसरे नंबर पे जो क्लाउड है वो है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जिसे GCP कहते हैं, जो बहुत फेमस है और धीरे धीरे मार्केट में पकड़ बना रहा है और इनके साथ मार्केट में धीरे धीरे कोशिश कर रहा है आने की। चौथे नंबर पे जो क्लाउड है उसमें नाम आता है अलीबाबा। अभी हाल ही में मैं इसी की ट्रेनिंग के सिलसिले में बाहर था, तो अलीबाबा क्लाउड, और इसने अभी हिंदुस्तान में अपना डेटा सेंटर बनाया, डिप्लॉय किया मुंबई के अंदर, और बहुत जल्दी अपनी सर्विसेज देने वाला है। इसके जो फाउंडर हैं जैक मा, आप उनसे बड़ा इंस्पायर होंगे, बड़े इंस्पिरेशनल बातें वो करते हैं, तो आप जरूर उन्हें सुनिएगा। इसके बाद बहुत सारे छोटे प्लेयर्स भी हैं, जिनमें ओरेकल, VMware और फुजित्सु
और भी बहुत सारे आप इनमें बता सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज है, IBM भी कुछ प्रोवाइड कर रहा है कुछ हद तक। तो काफी सारी कंपनीज हैं जो छोटे प्लेयर्स हैं, राइट। बट जो टॉप प्लेयर है वो यही 3 है, और चौथे ये जो भाई साहब है हमारे अलीबाबा, ये भी मार्केट में कूद गए हैं। तो अभी देखते हैं, क्योंकि ये चाइनीज प्लेयर है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मार्केट के जो है ना, जैसे वो चाइनीज मोबाइल जब आए थे हिंदुस्तान में तो बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होगी, नोकिया तो बिकी गई, मतलब इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, ये रेट इतने ज्यादा गिराने वाले हैं कि इन सबको दिक्कतें होने वाली है। ये तो बेचारे अभी घंटे के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से दे रहे थे, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्या करने वाले हैं, ये कुछ अलग ही करेंगे। तो क्योंकि चाइना की पॉलिसी होती है हमेशा बिजनेस में, मार्केट में एंटर करने के लिए सस्ते दामों पे चीजें बेचना, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर क्लाउड सस्ते दामों पे देंगे। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि चाइनीज कंपनीज पे ट्रस्ट बहुत कम किया जाता है, क्योंकि ये डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज कोई भी नहीं चाहता। AWS, माइक्रोसॉफ्ट, एज़्योर इस मामले में काफी ट्रस्टवर्दी है, अमेरिकन कंपनीज हैं, क्योंकि हुआवे रिसेंटली बैन की गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हुआवे का पूरा नेटवर्क बैन कर दिया गया 5G के लिए, वो नहीं लगा सकते। कहीं ना कहीं चाइनीज कंपनी पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज के लिए मुश्किल होती है, लेकिन हाँ, हमारे लिए इतना कोई मसला नहीं है, हमारे लिए फिलहाल सस्ती सर्विसेज भी जरूरी है, और अलीबाबा इसमें बहुत एक्सपर्ट है। और यस, ये 100% सिक्योरिटी आपको देता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि चाइनीज है तो ये मतलब आपके डेटा के साथ कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं, 100% सिक्योर होता है आपका डेटा, राइट। तो कुछ टॉप मार्केट प्लेयर्स हैं जिनमें अभी हम जो सर्टिफिकेशन की तैयारी करेंगे या लेक्चर्स करेंगे वो AWS के होंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का 70533 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम GCP का इंफ्रा लेवल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, और अगर वक्त मिला तो अगले साल तक अलीबाबा क्लाउड की भी हम लोग लेक्चर्स अपलोड कर देंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं AWS के साथ। चल, अब दोस्तों बात आती है कि क्या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड। सबसे फेमस कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी होती है वो होती है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। दूसरी आती है इसकी ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। तीसरी आती है स्केलेबिलिटी। चौथी आती है रिसोर्स पूलिंग। पांचवी आती है मेजर्ड सर्विसेज। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लाउड की जो हर जगह कॉमन है, वर्ल्ड वाइड कोई भी कंपनी का क्लाउड हो, ये उनकी खासियतें हैं जिसकी वजह से क्लाउड को पसंद किया जाता है। एक एग्जांपल के दौरान मैं आपको समझा चुका हूं कि क्या बेनिफिट है स्केलेबिलिटी। आप अपने रिसोर्सेज को 3 दिन के लिए 10 सर्वर से 50 करना चाहते हैं, कर सकते हैं। 3 दिन के बाद दोबारा 10 पे आना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप जितना अपने नेटवर्क को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं बड़े इजीली कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है बहुत। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जब चाहे जहां चाहे आप अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने जीमेल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने जहां से जीमेल अकाउंट क्रिएट किया था आप वहीं से उसे ओपन करेंगे, या जहां से फेसबुक अकाउंट आपने घर से बनाया था घर से ओपन होगा, ऐसा नहीं। आप कहीं भी चले जाएं, आप हिंदुस्तान में, अमेरिका में, दुबई में, जर्मनी में, वहां पे अपना फेसबुक आईडी पासवर्ड डालें, आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा। जैसा यहाँ पे हिंदुस्तान में चलता है, जर्मनी में ऐसे ही दिखेगा आपको, कोई फर्क नहीं होगा। जहां आप अपनी सर्विस चाहते हैं आपको सर्विस वहां मिलेगी, और सेल्फ सर्विस है, आप खुद से अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, जो चीजें चाहते हैं कर सकते हैं। आपने सर्वर बढ़ाने आप बढ़ा सकते हैं। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं पूरे नेटवर्क में, सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए। आप अपने रिसोर्सेज को मोबाइल से आज की डेट में आप फेसबुक चला सकते हैं, आप कंप्यूटर से फेसबुक चला सकते हैं, आप और चीजों से फेसबुक चला सकते हैं जहां भी इंटरनेट अवेलेबल है। तो ये एक इसका बेनिफिट है कि ये सिर्फ इंटरनेट पे आप होने चाहिए, आप अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी मैंने बता दिया, आपकी जरूरत ज्यादा है, सिर्फ 3 दिन के लिए आपने ज्यादा सर्वर चाहिए, 3 दिन के लिए आपको ज्यादा मिल जाएंगे, उसके बाद आप दोबारा 10 सर्वर पे आ जाएंगे। रिसोर्स पूलिंग का मतलब देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि रिसोर्स पूलिंग क्या होती है। एक्चुअली इसे समझना बड़ा जरूरी है। मेरा ढक्कन कहाँ गया मार्कर का, ओके, इसे समझना बड़ा जरूरी है। रिसोर्स पूलिंग क्या होती है, देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पानी की बोतल नहीं निकलेंगे थोड़ा, चलो इसे मान लेते हैं। ये पानी की बोतल है, इमेजिन करो आप, वो मेरे लिए क्या है, वो रिसोर्स है, मैं उसे पीता हूँ, पानी हमारी जरूरत है, हम पानी पीते हैं। ऐसी मेरे पास 50,000 बोतलें हैं। एक बोतल का मतलब एक सर्वर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सर्वर पानी की बोतल, राइट, पानी की एक बोतल एक सर्वर है। तो मेरे पास ऐसी कितनी बोतलें, मेरे पास 50,000 बोतलें हैं। मैंने क्या किया, मैं कहा यार एक काम करो, ये सारी बोतलें अलग अलग हो सकता है किसी को ये 1 लीटर की ना बोतल पीनी हो, किसी की प्यास जो है 3 लीटर की हो, तो वो 3 बोतलें खाली करेगा, राइट, 3 बोतलें उसको देनी पड़ेगी। हम एक काम करते हैं, सारी की सारी 50,000 बोतलें जो है, आप एक बड़ा सा गड्ढा बनाओ स्विमिंग पूल जैसा, और उसमें सारी बोतलें खाली कर दो। आप सारी की सारी बोतलें उसके अंदर खाली कर दो, तो क्या होगा, वो जो एक खाली जगह थी वो अभी क्या बन जाएगी, एक पूल बन जाएगी। स्विमिंग पूल आप कहते हैं जैसे नहाने के लिए, तो ऐसे ही वो क्या होगा, एक पूल हो जाएगा पानी का। अब मेरी जरूरत कितनी है, मेरी जरूरत है 3 गिलास पानी मुझे पीना है, तो मैं उस पूल में से 1 गिलास पानी पीऊंगा, फिर दूसरा पीऊंगा, फिर तीसरा। मेरी प्यास बुझ गई, ठीक है, मेरे को और नहीं चाहिए, राइट। दूसरा बंदा आया, उसने सिर्फ 1 ही गिलास की प्यास है, तो वो 1 गिलास पानी लेगा, उस पूल में से पी लेगा, उसकी प्यास खत्म, उसे दूसरी चाहिए, उसे 3 गिलास चाहिए, उसे 1 गिलास चाहिए था, उसने 1 गिलास पिया, चला गया। रिसोर्स पूल एक ऐसी जगह है जहां पे आपने सारे सर्वर्स को इकट्ठा कर दिया है, सारी स्टोरेज को इकट्ठा कर दिया है। आपकी जरूरत 3 गिलास पानी है, आप 3 गिलास पानी पियो, आपको बाद में लगता है मुझे और प्यास लग रही है, आप 2 गिलास और पानी पी लो। किसी बंदे की प्यास 1 ही गिलास की है, वो 1 गिलास पानी पिएगा। यानी कि सर्वर आपके सामने है, स्टोरेज आपके सामने है, सारे रिसोर्सेज आपके पास है, आपको कितने चाहिए आप उतने ले लो। अगर आपकी जरूरत पूरी हो गई है आप उसे वापस कर दो, आप उस पूल को वापस कर दो।
हालांकि पानी के केस में ऐसा नहीं होगा कि वापस कर दे, राइट। तो मतलब रिसोर्स पूल का क्या मतलब है? रिसोर्स पूल का मतलब है कि आप उसे इकट्ठा एक जगह पे आपने रख दिया और वहां से आप क्या करें, वहां पे आप उसे जितनी आपकी जरूरत है आप उसे ले लें। तो क्लाउड में ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी फ्यूचर में जरूरत बढ़ जाती है, आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हो, पूल में से ले सकते हो। पूल का मतलब होता है एक ही जगह पे, राइट, एक ही जगह पे सारे सर्वर, सारी स्टोरेज अगर जोड़ दी जाए और पूलिंग कर दी जाए। पूलिंग का मतलब है कि देखिए दो चीजें होती हैं, बहरहाल मैं आपको बता देता हूं। पूलिंग का मतलब ऐसे है कि अगर आपने एक आपकी मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, सपोज कितना जीबी, 8 GB का, और आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज है 16 GB। ये इंटरनल है, ये इंटरनल स्टोरेज है और ये आपकी एक्सटर्नल है। तो दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन आते हैं मोबाइल के अंदर। एक तो आप अपने मेमोरी कार्ड को एज एन एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, या दूसरा ऑप्शन भी आपके पास आपके फोन में होता है कि क्या आप उसे इंटरनल बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप एक्सटर्नल बना के इस्तेमाल करेंगे तो ये एक्सटर्नल आपको 8 GB अलग दिखाएगा और इंटरनल मेमोरी जो मोबाइल के अंदर है वो अलग आएगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ये तभी होगा जब आप फर्स्ट टाइम जब मेमोरी कार्ड लगाते हो, नया मेमोरी कार्ड, उस टाइम ऑप्शन आता है। आप कहते हो कि नहीं मुझे इसे इंटरनल बना के इस्तेमाल करना है, तो इसी 16 में ये 8 GB ऐड हो जाएगी और ये आपकी 24 GB हो जाएगी। इन दोनों चीजों में फर्क है दोस्तों। ये अब एक पूल बन गया है, अब ये पूल बन गया, यानी अब आप अगर आपको 17 GB की कोई फाइल कॉपी करनी है अपने कार्ड में, आप इसके अंदर कर सकते हो, पर यहां पे 17 GB की फाइल कॉपी नहीं हो सकती क्योंकि ये 8 GB है, ये 16 GB है। ऐसा नहीं होगा कि 16 यहां चला जाए, एक यहां चला जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको पूल बना दिया, पूल का मतलब है वो दोनों वर्चुअली एक हार्ड डिस्क की तरह काम कर रहे हैं, वर्चुअली एक मेमोरी की तरह काम कर रहे हैं। अब ये वर्चुअल एक मेमोरी बन जाएगी 24 GB की और वहां आप 17 GB का डेटा सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि पूलिंग का बेनिफिट क्या है। अगर आपने चीजों को पूल कर दिया तो आप उस कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं और एक वर्चुअल एक हाई कैपेसिटी का डिवाइस तैयार कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया 16 और 8 को जोड़ के मैंने 16 और 8 24 ही होते हैं, हाँ मेरी मैथमेटिक्स बहुत खराब है, 24 GB का मैंने एक मेमोरी कार्ड तैयार कर दिया। तो ये वर्चुअल ड्राइव हो जाएगी। इस केस में अगर आप अपने मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल देते हैं ये काम करने के बाद, तो ये पूरी की पूरी ड्राइव खराब हो जाएगी। फिर आप मेमोरी कार्ड ही नहीं, आप इंटरनल को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो वर्चुअल मेमोरी थी। आपके मेमोरी कार्ड निकालने की वजह से वो पूरा सिस्टम बिगड़ गया, राइट। तो आपने ये चीज याद रखनी है। तो पूलिंग का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मेजर सर्विसेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आई होप मेजर सर्विस मैं आपको अपने चैनल के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे मेजर करते हैं। मतलब कितने बंदे आए आज के दिन में, अगर कहूं कि फ्लिपकार्ट पे 3 दिन की सेल लगी थी, 3 दिन में कितनी लड़कियों ने विजिट किया वेबसाइट पे, कितने लड़कों ने विजिट किया। उसमें से लड़कियों में भी कितनी तादाद ऐसी थी जो 20 से 30 की उम्र की लड़कियां थी, उन्होंने शॉपिंग की। 30 से 40 की एज के लोगों ने कितनी शॉपिंग की, 40 से 50 की एज के लोगों ने कितनी शॉपिंग की, कितने लोगों ने मोबाइल फोन खरीदे इस 3 दिन के दौरान, कितने लोगों ने लैपटॉप खरीदा 3 दिन की सेल में। यानी ये सारी चीजें मेजर सर्विस में ऑटोमेटिक आपको नजर आ रही है। आपको सिर्फ सर्च में डालना है, आपने लिखा कि कितने लैपटॉप सेल हुए हैं मेरे 3 दिन में, ऑटोमेटिक आउटपुट आ जाएगा। यानी हर चीज कैलकुलेट हो रही है बैक एंड पे। आपको जैसा आउटपुट चाहिए, आपको पता करना है 3 दिन में कितना ट्रैफिक आया, कितने लोगों ने विजिट किया, ये आपको बताएगा, एक एक चीज आपको बताएगा। जबकि अगर आप पुराने वाले एनवायरनमेंट की बात करें तो आपको खुद से ढूंढना पड़ता था, कैलकुलेट करना पड़ता था। यहाँ पे क्लाउड सब कुछ आपके लिए करेगा, राइट। Dear Diary, today I got an A after studying for 2 hours. Seems like everyone else studied for like a week or अगर दोस्तों मैं अमेज़न की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि AWS जो लॉन्च हुआ था वो 2006 में लॉन्च हुआ था। 2003 में एक रिसर्च पेपर आया था जो पिन्हान ने दिया था। पिन्हान ने एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने इस तरह की बात की थी कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाउड नाम की चीज। फिर 2006 में AWS को लॉन्च किया गया। 2010 में जो है आपका AWS जो है वो Amazon.com पे मूव कर गया, पूरा पूरा Amazon.com पे आ गया। 2013 में इन्होंने अपना सर्टिफिकेशन लॉन्च किया। तो अभी हम सर्टिफिकेशन की बात करेंगे इसके बाद। 2013 में इन्होंने अपना सर्टिफिकेशन लॉन्च किया। अभी 2018 चल रहा है। 5 साल में बहुत ज्यादा लोग नहीं है मार्केट के अंदर जो AWS सर्टिफाइड है। अभी भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है लोगों को, कंपनीज को जो सर्टिफाइड है, और उनकी बड़ी अच्छी डिमांड है। तो 2013 में, उसके बाद 2015 में और 2016 में इन्होंने अपना प्रॉफिट डबल किया। जो भी इनका लास्ट ईयर था जस्ट डबल इन्होंने अपना प्रॉफिट कर दिया। तो इनका शेयर मार्केट बहुत ऊपर गया और जेफ बेजोस दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी बन गए थे उस दौरान। उसके बाद 2017 में इन्होंने अपना री इन्वेंट जो इनका कॉन्फ्रेंस होता है उसमें इन्होंने AI की बात करी और इन्होंने वर्चुअल रियलिटी की बात करी, उस पर इन्होंने काम करने की कोशिश की। तो ये री इन्वेंट कॉन्फ्रेंस जो है ये 2010 में ही मेरे ख्याल में 10 या 11 के दौरान इन्होंने स्टार्ट की थी। 2012 में इन्होंने स्टार्ट की थी और अभी ये इनकी हर साल कॉन्फ्रेंस होती है और अभी 2018 चल रहा है। तो ये इनका सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सर्टिफिकेशन में क्या क्या है AWS में दोस्तों? AWS की 3 सर्टिफिकेशन फेमस है। पहली है AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, दूसरी है AWS डेवलपर जिसे डेवऑप्स कहते हैं, तीसरी है AWS सिसऑप्स जिसे ऑपरेशंस कहते हैं। 3 सर्टिफिकेशंस इसकी इंपॉर्टेंट हैं। हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या लेक्चर्स जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के जो बेसिक लेवल है। सबसे अगर किसी ने भी क्लाउड पे एंटर करना है तो वो यहां से करेगा, वो इनसे नहीं करेगा। डेवलपर यहां से कर सकता है लेकिन सिसऑप्स से नहीं करेगा, राइट। तो आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट से स्टार्ट करिए, बेस्ट है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। इसमें भी 2 लेवल होते हैं। जो इंटरमीडिएट लेवल होता है उसे बोलते हैं एसोसिएट, और उसके बाद जो लेवल होता है वो होता है प्रोफेशनल।
ऐसे ही डेवऑप्स में 2 लेवल होते हैं, एक होता है एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन है। उसके बाद अगर आपने ये सर्टिफिकेशन कर लिया तो आप प्रोफेशनल के लिए जा सकते हैं, आप ये एग्जाम दे सकते हैं AWS का। एग्जाम की फीस होती है $150, राइट। सिसॉप्स की बात करें, यहाँ पे आपके पास एसोसिएट लेवल अभी है, प्रोफेशनल लेवल भी इनका है, बट जनरली एसोसिएट ही आता है, और उनकी वेबसाइट की बात करें तो वहाँ भी एसोसिएट ही नजर आएगा आपको। तो सिसॉप्स बेसिकली एडवांस वर्जन है इसका। आपने जो भी चीजें बनाई हैं, डिप्लॉय की हैं, बाद में आप उनका ऑपरेशंस, उनको बाद में मैनेज कैसे करेंगे, वो सिसॉप्स में आपको सिखाया जाता है। तो 3 तरीके की सर्टिफिकेशन है, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, AWS डेवलपर्स, डेवऑप्स आप इन्हें कह सकते हैं। डेवऑप्स में डेवलपर प्लस ऑपरेशंस दोनों चीजें आ जाती हैं, इसलिए इसे डेवऑप्स बोलते हैं, डेवलपर प्लस ऑपरेशंस दोनों चीजें आएंगी। सिसॉप्स में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्लस ऑपरेशंस दोनों चीजें आएंगी, राइट। तो इसमें सिस्टम, सिसॉप्स का मतलब होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो सिस्टम एडमिन प्लस ऑपरेशन दोनों चीजें आप मैनेज करेंगे, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये सर्टिफिकेशन है, तो आप जो भी लोग नए हैं, जो क्लाउड को सीख रहे हैं, उनके लिए बेस्ट होगा वो इसके साथ शुरुआत करें। एसोसिएट लेवल पे आगे जाके वो प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग कर सकते हैं या सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, राइट। तो ये कुछ सर्टिफिकेशंस के लेवल हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की और आपके सर्विसेज की, राइट। डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन से हैं और सर्विस मॉडल कौन से हैं क्लाउड के, अगले लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे। शुक्रिया। Hello everyone, I am Sandeep Jain and I am here to tell you about complete interview preparation course. As the name suggests, the course consists of 3 गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज लेक्चर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं AWS सीरीज का, जिसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, लाइक सर्विसेज इन क्लाउड एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले शुक्रिया आपका इतनी मोहब्बत के लिए। सारी जगह से, तमाम जगह से, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये सीरीज़ आपको रेडी करके दे दूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, इसे फेसबुक पे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये सीरीज़ लोगों तक जा सके और वो इसका फ़ायदा उठा सके। शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक वो है सर्विस मॉडल, या फिर सर्विसेज इन क्लाउड आप कह सकते हैं, सर्विसेज इन क्लाउड। सो बेसिकली क्लाउड प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, second one is platform as a service, and third one is software as a service। दोस्तों ये 3 सर्विस हैं जो क्लाउड आपको प्रोवाइड कराता है। ये 3 तरीके की सर्विसेज आपको क्लाउड के अंदर मिलती हैं। कोई भी क्लाउड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो एज्योर हो, ये 3 सर्विसेज आपको मिलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये क्या होता है ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो इसके लिए हम लोग एक लेयर मॉडल देखते हैं और उससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि आपने मेरा OSI का मॉडल देखा है, उसमें हम क्लाउड का एक मॉडल तैयार करेंगे उसी के बेस पे। सबसे पहले यहां पे आएगा आपका नेटवर्क, यहां आएगा स्टोरेज, यहां पे आएगा सर्वर के बाद आप डिप्लॉय करोगे वर्चुअलाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आई विल ट्राई कि मैं आपको इसके ऊपर भी एक लेक्चर डालूं, वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद आएगा OS के बाद आएगा आपका मिडलवेयर के बाद आएगा आपका रन टाइम के बाद आपका आएगा डेटा के बाद जो लास्ट आएगा वो है एप्लीकेशन, राइट। डेटा के बाद जो आएगा वो आएगा एप्लीकेशन। तो ये कुछ लेयर्स हैं जिसके बेस पे हम सर्विस मॉडल जो अभी हमने देखे हैं, IaaS, PaaS और SaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आपने याद रखना है। तो अगर क्लाउड से कोई भी कंपनी या कोई भी XYZ अगर क्लाउड से इस लेवल तक का सर्विस लेता है, कोई बंदा क्लाउड से या अमेजन से कहता है कि मुझे आप सिर्फ इंफ्रा प्रोवाइड करा दो। इंफ्रा का मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। अगर मैं बात करूं अपनी क्लासरूम की, तो मेरे पास क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, एक व्हाइट बोर्ड होगा, मार्कर होगा और टेबल होंगे, कुर्सियां होंगी, ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कोचिंग सेंटर का। बट अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं एक रेस्टोरेंट की, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कुकिंग के आइटम होंगे, मसाले होंगे, आपको जो चीजें बनानी है, अगर आपने पिज्जा बनाना है तो पिज्जा के रिलेटेड सामान होगा, ठीक है, ठीक में पानी आने लगा है, तो पिज्जा से रिलेटेड सामान होगा।
तो कहने का मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जो एक सर्विस आपको चाहिए उससे रिलेटेड इंफ्रा। तो हमारी कंप्यूटर की लाइन में, हमारी आईटी सर्विसेज की लाइन में अगर किसी ने एप्लीकेशन चलानी है, सपोज किसी ने एक एप्लीकेशन चलानी है उबेर, या किसी ने एप्लीकेशन चलानी है व्हाट्सएप, तो उसके लिए क्या इंफ्रा चाहिए होगा? उसको एक नेटवर्क चाहिए होगा, उस नेटवर्क में राउटर होंगे, गेटवे होंगे, फायरवॉल होंगे, उसको स्टोरेज चाहिए उस डेटा को, व्हाट्सएप के मैसेजेस को सेव करने के लिए, उसको सर्वर चाहिए जो व्हाट्सएप के सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। और ये जो चीजें हैं, वर्चुअलाइजेशन एक अलग चीज है, ये जो 3 चीजें हैं ये इंफ्रा का पार्ट है। ये सारी चीजें लेकिन आपको फिजिकल नहीं मिलती, ये फिजिकल चीजें आपको वर्चुअल फॉर्म में मिलती हैं। तो इन तीनों को वर्चुअल करा जाएगा और वर्चुअल करने के बाद आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर कोई कंपनी नेटवर्क, स्टोरेज और सर्वर इन चीजों को एक्सेस कर रही है, अमेज़न से लेती है, तो इसका मतलब उसने अमेज़न से क्या लिया है? उसने अमेज़न से इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे लिया है, उसने अमेज़न से इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सर्विस रेंट पे ली है। रेंट पे मतलब कि पे एज यू गो मॉडल, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंफ्रा है, ये हार्डवेयर है। जो हार्डवेयर होगा, जितना भी हार्डवेयर होगा, राउटर, स्विचेस, गेटवे, फायरवॉल, सर्वर, स्टोरेज, सारी चीजें, वो सारी चीजें हार्डवेयर जो है वो इंफ्रा का पार्ट है, राइट? तो ये अगर आप किसी भी लेवल पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सर्विसेज आप क्लाउड से ले रहे हो, या मैं दूसरे तरीके से कहूं कि अगर आप क्लाउड से IaaS सर्विस ले रहे हो, IaaS सर्विस आपकी कंपनी ले रही है, इसका मतलब उसने इतना पार्ट क्लाउड से लिया हुआ है, बाकी चीजें वो खुद से मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने इंफ्रा जो है, सर्वर जो है वो क्लाउड से ले लिया, सर्वर पे एप्लीकेशन वो खुद से डाल रहे हैं, खुद से मैनेज कर रहे हैं। दूसरा आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगर आप यहां तक की सर्विस क्लाउड से लेते हैं तो इसका मतलब आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले रहे हैं। यानी ये तो होगा ही, इसके साथ साथ ये भी आपने लिया है। मिडलवेयर और रन टाइम क्या होता है? इट्स ए काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब जैसे आपने अगर डेटाबेस पे काम करना है तो आपको MySQL लेना पड़ेगा, राइट? आपने MySQL ले लिया, या फिर Azure ऐप सर्विसेज आती हैं जिसमें Azure आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराता है कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन हमारे इस प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं। एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहां आप चीजें करते हैं, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है। सपोज करें कि क्रिकेट का मैदान है बहुत बड़ा, और वहां पे अगर किसी बंदे ने प्रैक्टिस करनी है तो किस चीज की जरूरत होगी? पिच की जरूरत होगी। अगर पिच वहां पे अवेलेबल है तो आप वहां पे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो वो पिच कौन प्रोवाइड करा रहा है? जी का स्टेडियम है। तो वो स्टेडियम जो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो पिच प्रोवाइड करा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर आप वहां पे क्रिकेट खेल रहे हैं, राइट? तो ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर आपने डेटाबेस रन करना है, MySQL का प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, Azure ऐप सर्विसेज का प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, या और भी कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, AWS के अंदर भी होता है। तो वो सारे प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म का मतलब वो चीज जहां पे चीजें रन की जाती हैं। आपने एप्लीकेशन रन करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट? ये कुछ ऐसा समझिए कि आपने अपने लैपटॉप पे MS ऑफिस चलाना है, तो MS ऑफिस चलाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहले आपके लैपटॉप में विंडो होना चाहिए, तो आप पहले विंडो इंस्टॉल करोगे, विंडो के ऊपर आप MS ऑफिस चलाओगे। तो विंडो क्या है? प्लेटफॉर्म है आपके MS ऑफिस के लिए। ऐसे ही अगर आपने क्लाउड पे डेटाबेस चलाना है, डेटाबेस से रिलेटेड एप्लीकेशन चलानी है, तो आपको फिर उससे ही कंपैटिबल प्लेटफॉर्म भी चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म आपको कौन प्रोवाइड करा रहा है? क्लाउड प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर आपने वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्लाउड से ली है, तो बाय डिफॉल्ट आप ये सर्विस भी क्लाउड से ले रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। यानी यहां से लेके यहां तक दोनों चीजें आपने ली है। पैस में IaaS ऑटोमेटिक इंक्लूड है। अगर आप पैस ले रहे हो, इसका मतलब इंफ्रा भी ले रहे हो, राइट? तीसरी सर्विस आती है आपकी SaaS सर्विस। यहां से यहां तक SaaS बोले तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर का मतलब आपने इंफ्रा से लेके एप्लीकेशन लेवल तक सब कुछ क्लाउड से लिया हुआ है। आप कुछ भी मैनेज नहीं करना चाहते। आप कहते हो कि जी सर्वर भी आपका होगा, प्लेटफॉर्म भी आपका होगा, एप्लीकेशन भी आप ही रन करवाओ, आप ही हैंडल करो, मैं नहीं बनाना चाहता, मैं नहीं वहां पे रन कराना चाहता। तो उस केस में आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ले सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ले रहे हैं, इसका मतलब आप यहां से लेके यहां तक सारी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो मिडलवेयर और रन टाइम जो है, ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये डेटा और एप्लीकेशन, ये आपकी सर्विस से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से रिलेटेड, इतना सा पार्ट। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए आप इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप SaaS सर्विस ले रहे हैं, इसका मतलब सारी सर्विसेज आप क्लाउड से ले रहे हैं। बाय डिफॉल्ट SaaS में ये भी है, ये भी है। क्यों? क्योंकि आपने यहां से लेके यहां तक पूरी सर्विसेज क्लाउड से इस्तेमाल की है, राइट? तो ये है सर्विसेज इन क्लाउड। सर्विस मॉडल आप इसे कह सकते हैं। 3 सर्विस मॉडल आपके होते हैं, IaaS, PaaS एंड SaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिप्लॉयमेंट मॉडल इन क्लाउड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे, वो मेरी गारंटी है। डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड। ओके, डिप्लॉयमेंट मॉडल में क्लाउड में 3 मॉडल आते हैं, और भी बनाए हुए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट 3 ही है। पहला पब्लिक क्लाउड, दूसरा प्राइवेट क्लाउड, तीसरा हाइब्रिड क्लाउड। क्लाउड 3 तरीके का हो सकता है, या तो पब्लिक क्लाउड हो सकता है, या प्राइवेट क्लाउड हो सकता है, या हाइब्रिड क्लाउड हो सकता है। क्या मतलब है? इन तीनों में क्या फर्क है? देखिए, पब्लिक क्लाउड, अगर आपसे कोई पूछे AWS किस तरीके का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, गूगल किस तरीके का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, या Azure, तो आपको याद रखना है AWS, Azure, गूगल, ये सारे के सारे पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्यों है ये पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म? क्योंकि ये आप सभी को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ये कोई भी इनकी इस सर्विस पे, इस क्लाउड पे अपना इंफ्रा बना सकता है, अपनी एप्लीकेशन रन करा सकता है। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान इनके यहाँ, इनके क्लाउड पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकता है। अकाउंट क्रिएट करके वो इनके सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकता है, वो अपनी एप्लीकेशन रन करा सकता है, इनका सर्वर इस्तेमाल कर सकता है, सर्वर क्रिएट कर सकता है। यानी ये एक पब्लिक क्लाउड है, यानी कोई भी वहां पे इंसान जाके उन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकता है। ये होता है पब्लिक क्लाउड का मतलब, राइट? तो AWS, Azure, GCP, ये आपको पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड कराते हैं, पब्लिक क्लाउड सर्विसेज।
अब कुछ लोग मेरे से सवाल करेंगे जो क्लाउड के बारे में जानते हैं कि यार ऐसा कैसे, ये AWS Azure तो आपको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड भी प्रोवाइड कराता है, या ये आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। अगर Azure की बात करें तो वो वर्चुअल नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। तो मेरे दोस्त, आप याद रखिए कि आप अगर प्राइवेट क्लाउड की बात कर रहे हैं तो वहां आप हर जगह वर्चुअल ऐड कर रहे हैं। आप वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोल रहे हैं, आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोल रहे हैं, यानी वो प्राइवेट क्लाउड नहीं है, वो प्राइवेट क्लाउड जैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि वो प्राइवेट क्लाउड नहीं है। ये पब्लिक क्लाउड AWS Azure ये वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपने अपना प्राइवेट क्लाउड जैसा कुछ चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ प्राइवेट क्लाउड दैट इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइवेट क्लाउड है। आप समझिए फर्क क्या है कि पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसमें हर बंदा, कहीं भी कोई भी बंदा अपना अकाउंट क्रिएट करके सर्विसेज ले सकता है। पर प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है जो एक कंपनी बनाती है, एक कोई कंपनी ने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया है, राइट। इसे एंटरप्राइज क्लाउड भी कहते हैं। एंटरप्राइज क्लाउड मतलब क्या है? सपोज अगर मैं कहता हूं डेल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है यूएस में, इसकी एक ब्रांच चल रही है कनाडा में, इसकी एक ब्रांच चल रही है न्यू दिल्ली में, इसकी एक ब्रांच चल रही है आपकी काबुल में, इसकी एक ब्रांच चल रही है आपकी नेपाल में, हाँ इसकी एक ब्रांच चल रही है आपकी लाहौर में, राइट। ये सारी ब्रांचेस हैं जो मैं एशिया के अंदर बना रहा हूँ। कनाडा खैर बाहर हो गया, पर बड़े सारे हिंदुस्तानी कनाडा जाते हैं, राइट। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं डेल की। डेल कहता है कि यार मुझे ना आप पे भरोसा नहीं है, मैं अमेजन का क्लाउड नहीं चाहता, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन होती है मेरे ब्रांचेस के साथ। ये हेड ऑफिस है, ये आपका हेड ऑफिस है और ये आपकी ब्रांचेस हैं, राइट। ये सब ब्रांच है आपकी। तो अब डेल कहता है यार मैं हेड ऑफिस से जो भी चीजें भेजता हूं मैं चाहता हूं कि वो मेरी दूसरा बंदा ना देख सके, राइट। या मैं ये नहीं चाहता, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं अपना डेटा किसी दूसरे के डेटा सेंटर में सेव क्यों करूं? मुझे तो भरोसा नहीं दूसरे बंदे पे, मुझे भरोसा नहीं अमेजन पे, या मुझे भरोसा नहीं Azure पे। हाँ मैं तो अपना डेटा खुद सेव करना चाहता हूं। ऐसे केस में ये क्या कर सकते हैं, डेल जो है वो अपना एक प्राइवेट क्लाउड बनाएगा जो कि बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे पब्लिक क्लाउड करता है, लेकिन उसने खुद बनाया है। खुद बनाने से मतलब क्या है? खुद बनाने से मतलब ये है, मुराद ये है कि अगर आपका प्राइवेट क्लाउड है, मैंने आपको बताया था, मेरा पिछला लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा है, मैंने आपको कहा था क्लाउड को एक्सेस करने का एक ही जरिया है और वो है इंटरनेट। अगर इंटरनेट आपके पास है तो आप क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसने प्राइवेट क्लाउड बना दिया, ये सारी ब्रांचेस अलग अलग कंट्री में है, तो ये क्या करेंगे, ये इसको एक्सेस करेंगे, इसके प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट। विद द हेल्प ऑफ ये इंटरनेट एक्सेस करेंगे। पर फायदा क्या है डेल को? डेल को फायदा ये है कि डेल ने जो भी चीजें भेजी वो सिर्फ इनके साथ शेयर कर रहा है। अगर कोई दूसरी XYZ कंपनी है, कोई फर्जी कंपनी है चाइना की, और वो इनके डेटा को हैक करना चाहती है, डेटा को पढ़ना चाहती है, वो इनके क्लाउड में एंटर नहीं कर पाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि इनका अपना जो क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, ये अपना एन्क्रिप्शन कौन सी लगा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपने आप से क्रिएट किया है। लेकिन प्राइवेट क्लाउड का डिसएडवांटेज ये है कि आपकी हेडेक कम नहीं हुई। आपकी हेडेक इसलिए कम नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ भी रिड्यूस नहीं किया, आपके सर्वर एग्जिटीज है, आपकी स्टोरेज खुद की होगी, सब कुछ आपका होगा, बस आपने उसे वर्चुअलाइज करके क्लाउड में डाल दिया है, ताकि अब क्या होगा, अब उस क्लाउड को आपके बंदे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा बंदा आके डेल पे अकाउंट नहीं बना सकता। इसका जो हेड ऑफिस का एक्सेस होगा वो सिर्फ इन्हीं ब्रांचेस के अंदर से होगा। आप अगर कनाडा के ऑफिस में बैठे हैं, न्यू दिल्ली के डेल के ऑफिस में बैठे हैं, या फिर लाहौर के डेल ऑफिस में बैठे हैं, तो ही आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं और से एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्राइवेट क्लाउड बनाया जाता है जब आप दूसरे पे भरोसा नहीं करते और आप कहते हो मेरी कंपनी का खुद का क्लाउड होना चाहिए, जो मेरे सारे बंदे हैं वो मेरे को एक्सेस कर सकते हैं, कोई बाहर का बंदा मुझे एक्सेस ना कर सके। मैं किसी बंदे पे ट्रस्ट नहीं करता, मैं क्यों अपना डेटा पब्लिक क्लाउड पे डालूं, मैं क्यों अपना सारा डेटा AWS पे सेव करूं? अगर उसकी कंपनी नीयत खराब हो गई, हो सकता है वो मेरे डेटा को चोरी कर ले, मेरे डेटा के साथ कुछ गड़बड़ कर दे। तो ऐसे में कंपनियां अपना पब्लिक प्राइवेट क्लाउड भी बनाती हैं और पब्लिक क्लाउड का भी इस्तेमाल करती हैं। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका अपना प्राइवेट क्लाउड भी है। तो आपकी जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जिन पे आप नहीं चाहते कि वो मैं किसी के साथ शेयर करूं या लीक हो, तो उस केस में उनके लिए आप अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करते हैं और जिसको आप उसका एक्सेस देना चाहते हैं सिर्फ वही उसको एक्सेस कर पाएगा, उसके अलावा कोई भी बंदा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट क्लाउड, राइट। आज के डेट में AWS Azure GCP ये भी आपको इसी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। ये कहते हैं कि मैं आपको 1-to-1 कनेक्टिविटी दे दूंगा कि सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओगे मेरे क्लाउड से और आपका बंदा एक्सेस कर पाएगा, आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होगी, कोई तीसरा बीच में एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसको बोलते हैं ये लोग वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वो वर्चुअल है, वो रियल में प्राइवेट क्लाउड नहीं है, प्राइवेट क्लाउड जैसा है, राइट। अब भूपेंद्र राजपूत होने में और भूपेंद्र राजपूत जैसा होने में बहुत फर्क है, राइट। ओके, सो कनाडा, न्यू दिल्ली, लाहौर, नेपाल और काबुल, तो ये जो ब्रांचेस हैं सिर्फ ये इसके प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो आई होप आपको समझ आ जाएगा पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का डिसएडवांटेज ये है कि पब्लिक क्लाउड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो हेडेक है वो कम हो गई। अब ना तो आपको सर्वर को मैनेज करना है, ना ही स्टोरेज को, सब कुछ आप क्लाउड से ले रहे हो। लेकिन प्राइवेट क्लाउड में आपकी हेडेक कम नहीं हुई, क्यों? क्योंकि सर्वर आपको फिर भी चाहिए, आपने उस सर्वर को क्लाउड पे डाला है, यानी अब दूसरा बंदा उस सर्वर को कहीं और से एक्सेस कर सकता है, यानी आपने उसको क्लाउड वर्चुअलाइज करके क्लाउड पे ले आया, राइट। तो ये चीज प्राइवेट क्लाउड में है, यानी प्राइवेट क्लाउड में आपकी हेडेक कम नहीं होती। बस बेनिफिट ये है कि ये बहुत सिक्योर है इन कंपैरिजन टू पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इस पे आप जैसी चाहें एन्क्रिप्शन लगा सकते हैं, जिसके साथ चाहें शेयर कर सकते हैं, और किसी के साथ भी आप मतलब ये किसी और के साथ शेयर आप नहीं, कोई और एक्सेस नहीं कर सकेगा, राइट। उसके बाद हाइब्रिड क्लाउड आता है। हाइब्रिड क्लाउड जनरली Azure में इसकी फैसिलिटी ज्यादा अच्छी है। Azure आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने प्राइवेट क्लाउड यानी आपकी कंपनी के खुद के क्लाउड को उनके पब्लिक क्लाउड के साथ मर्ज करके एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कुछ चीजें जो प्राइवेट क्लाउड में पड़ी है, कुछ चीजें जो आपने पब्लिक क्लाउड में इस्तेमाल करके डाली है, उन दोनों को कोई तीसरा बंदा इस्तेमाल कर सकता है अगर आपने उसको एक्सेस दिया है, राइट। अगर ये न्यू दिल्ली वाला बंदा चाहता है कि मैं ये वाला डेटा भी एक्सेस कर पाऊं और जो आपने पब्लिक क्लाउड पे डाला हुआ है मैं वो भी एक्सेस कर पाऊं, तो वो पॉसिबल है, राइट। तो हाइब्रिड क्लाउड का मतलब होता है जहां पे दोनों सर्विसेज का इस्तेमाल हो। इसके लिए Azure के पास ज्यादा बेनिफिट्स हैं, उनके पास इस तरह का उन्होंने मॉडल तैयार किया है जिसमें इजीली आप माइग्रेट कर सकते हैं अपने प्राइवेट क्लाउड को पब्लिक में, या फिर मर्ज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट को एक साथ।
तो एज़्योर में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, हालांकि AWS में भी है, राइट। तो ये 3 मेरे क्लाउड के मॉडल हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। आई होप आपको समझ आया होगा। और एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट और बता दूं, वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वर्चुअलाइजेशन। हालांकि मैं इस पर डिटेल में कभी कोशिश करूंगा बनाने की, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास यहाँ पे एक सर्वर लगा है, इसके नीचे यहाँ पे स्टोरेज लगा है, और यहाँ पे आपने नेटवर्क लगाया है जिसमें राउटर स्विचेस पड़े हैं, तो इन तीनों चीजों के ऊपर पहले आप वर्चुअलाइज इसको करेंगे। वर्चुअलाइज करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसे बोलते हैं हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर वो चीज है जिसकी मदद से इस पूरी चीज को वर्चुअलाइज किया जाता है। तो हाइपरवाइजर, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट के हाइपरवाइजर का नाम है हाइपर-V। अगर AWS की बात करूं तो AWS सिट्रिक्स का इस्तेमाल करता है, सिट्रिक्स की हाइपरवाइजर का इस्तेमाल करता है। और इसके अलावा VMware का हाइपरवाइजर का नाम है आई थिंक vSphere, उसके हाइपरवाइजर का नाम है VMware के vSphere ESXi उसके हाइपरवाइजर का नाम है, राइट। vSphere ESXi 6.5। तो ये डिफरेंट कंपनी का हाइपरवाइजर है। हाइपरवाइजर एक तरीका है जिससे आप इन सारी चीजों को वर्चुअलाइज कर पाते हैं और फिर वर्चुअल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये क्यों बताना चाहता हूं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि एक बार आप इन चीजों को वर्चुअलाइज कर दोगे तभी आप क्लाउड बना सकते हो। तो क्लाउड बनाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है उसको वर्चुअलाइज करना, फिर आप क्लाउड बना सकते हो। तो पहले आपका इंफ्रा होगा, इंफ्रा को वर्चुअलाइज करोगे, वर्चुअलाइज करके आप क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई विश कि मैं आपको जल्दी ही ये कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, राइट। सो इसके अलावा तो कुछ नहीं है अभी। अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा मेन टॉपिक होगा EC2 इंस्टांस, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक EC2 इंस्टांस, तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। माय नेक्स्ट टॉपिक। शुक्रिया। ओके, थैंक यू। गाइज एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है? सच बताओ, देखो मैं बहुत बड़ी कमिटमेंट तो नहीं करूंगा कि आपको मैं रातों रात अमीर कर दूंगा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है AWS फ्री टियर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले AWS ट्यूटोरियल के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें फ्री टियर अकाउंट बनाना आता हो। अगर हम फ्री टियर अकाउंट बना सकते हैं तो हम सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमने लैब करनी है, काफ़ी सारी लैब्स हमने करनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि AWS का फ्री टियर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। आपने सबसे पहले टाइप करना है AWS फ्री टियर अकाउंट। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो सजेशंस आपके पास आएंगे। आपने इस वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, इसमें आप इसका URL भी देख सकते हैं www.aws.amazon.com/free। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा क्रिएट अ फ्री अकाउंट। आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे। अब ये आपने करना है क्रिएट ए न्यू AWS अकाउंट। आप यहाँ पे जाएं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मेरे को ये दिखा रहा है। आपने क्रिएट ए न्यू AWS अकाउंट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे आपका ईमेल आईडी। तो आपने अपना ईमेल आईडी डाल देना है, सपोज भूपिंदर rajput@yahoo.com। आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आप चाहते हैं। उसके बाद आपने अपना अकाउंट नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ भूपिंदर राजपूत, या फिर अपना चैनल का नाम दे देते हैं टेक्निकल गुफ्तगू, राइट। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे ये आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरीके का अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप लिखोगे पर्सनल। आपने यहाँ पर्सनल सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ़ोन नंबर आपसे पूछेगा, तो फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। फिलहाल मैं अपना नंबर यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, नहीं तो आप सबने मेरे को कॉल करनी शुरू कर देनी है। तो मैं यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री लेनी है। तो कंट्री में जैसे मैं यहाँ पे इंडिया ले रहा हूँ, आप जहाँ से भी हैं आप उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना। कंट्री लेकिन आपने सही डालनी है। रीज़न ये है कि आपने इसमें अपना पैन कार्ड का डिटेल देना पड़ेगा, तो कंट्री आपने इसमें सही लिखनी है। सपोज़ आपने यहाँ पे एड्रेस लिखा XYZ और यहाँ पे लिखा न्यू दिल्ली 11001 एंड सिटी लिखा आपने दिल्ली। उसके बाद स्टेट भी आपका दिल्ली, पोस्टल कोड आपका 11001। उसके बाद आप आगे जाएंगे। अगर फ़ोन नंबर ही आपसे मैंडेटरी है, मांग रहा है, तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए डाल देते हैं। ये टेस्टिंग के लिए डाल देते हैं। ये हमने टेस्टिंग के लिए डाल दिया।
उसके बाद हमने चेक कर दिया और हमने क्रिएट अकाउंट कर दिया। अब ये दोस्तों आपसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन मांगेगा। इस पेमेंट इन्फॉर्मेशन को जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे, जैसे ही ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होगी, आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी की भी डिटेल डाल सकते हैं। ये AWS में बड़ा अच्छा फायदा है। एज़्योर की तरह नहीं है, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ही देना पड़ता है और वो भी 1 महीने के लिए वैलिड होता है। तो AWS मुझे इस महीने में बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है और कोई भी कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अपनी कार्ड की डिटेल डालनी है। उस कार्ड के ऊपर एक एक्सपायरेशन डेट लिखी होगी आपकी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ऊपर, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। वो कार्ड किसके नाम पे है, कार्ड पे भले ही नहीं लिखा, लेकिन वो कार्ड जिसके भी बंदे के नाम पे है, जिसका अकाउंट बैंक में है, उस बंदे का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका बिलिंग एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा अपने आप, जो आपने डाला है। पैन कार्ड की डिटेल आप यहाँ पे करेंगे और आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक OTP भी आएगा शायद बाद में सबमिट करने के बाद आपके फोन पे, वो OTP भी आपने इसमें एंटर करना है और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ये अकाउंट एक बार आपका क्रिएट हो जाएगा तो आगे की लैब्स आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि पहले आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए। एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो इंशाल्लाह हम आगे की सारी लैब्स बड़े अच्छे से मज़ीद तरीके से करेंगे। दुआओं में याद रखिए। आपका अपना दोस्त भूपिंदर राजपूत, शुक्रिया। You got the topic down? Let's get on to it right now. 5 hours later. Well, it's been 5 hours. You've read through 316 different pages, searched with 144 different keywords, and you still haven't found the right answer. गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड का लेक्चर लेके। काफी दिनों से यार आप गुजारिश कर रहे थे कि सर AWS की सीरीज शुरू करो, तो यार फाइनली मैंने ये शुरू कर दी है, राइट। और मैं अब तक का सबसे डिटेल लेक्चर AWS के ऊपर लेके आया हूँ। किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे आपको पेड ही क्यों ना हो, कोर्सेरा हो, यूडेमी हो, या फिर कोई और भी वेबसाइट हो जहां आप पेड पैसे देके ट्यूटोरियल्स पढ़ते हैं या ई-लर्निंग कंटेंट खरीदते हैं, वहां पर भी इतना डिटेल लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं EC2 के 3-4 कंटीन्यूअस लेक्चर बनाने वाला हूं, जिसमें आप पूरे तरीके से मास्टर हो जाएंगे EC2 के ऊपर। कोई भी सवाल आए सर्टिफिकेशन से रिलेटेड इंटरव्यू के अंदर, यार आप उसे बड़े आसानी से दे सकते हो, राइट। तो आपने मेरी सिर्फ अब ये सीरीज को बड़े ध्यान से देखना है और आप ही लोगों की गुजारिश में मैं इसको लेके आया हूं दोबारा से, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी EC2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और बिल्कुल अपडेटेड लेक्चर है ये अब तक का अमेज़न का, राइट। क्योंकि आप बहुत सारे ई-लर्निंग कंटेंट पे देखेंगे कि आपको EC2 इंस्टेंसेस के इतनी सारी टाइप नजर ही नहीं आएंगे, बिकॉज कुछ उन्होंने नई ऐड ऑन की हैं, राइट। तो वो सारे अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हुआ हूं आपके साथ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। What is EC2? तो EC2 की फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, राइट। अगर काफी सारे लोग जो बिल्कुल नए हैं, उन्हें नहीं पता कि भैया EC2 क्या होता है और आप क्या पढ़ाने वाले हो, तो यार मैं सर्वर पढ़ाने वाला हूं। सर्वर कैसा सर्वर? मैं वर्चुअल सर्वर या वर्चुअल मशीन पढ़ाने वाला हूं, राइट। वर्चुअल मशीन क्या होती है? सपोज आप एक सर्वर इस्तेमाल करते हैं रियल टाइम प्रेमिसेस के अंदर, जिसमें कि एक हार्डवेयर आपके पास होता है, डेल का सर्वर आपके पास होता है, जिसमें आप विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल करते हो। उसके बाद आप उस पर एक AD सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करते हो या उसके ऊपर आप एक वेब सर्वर बनाते हो। वही सारा काम क्लाउड के ऊपर हम वर्चुअल मशीन पे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की बात करें तो वहां पे वो इसे वर्चुअल मशीन कहते हैं, और अगर हम अमेज़न की बात करें, AWS की बात करें, तो वो इसको EC2 कहते हैं। वर्चुअल मशीन और EC2 दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन अमेज़न या AWS के अंदर उसको EC2 कहा जाता है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, राइट। कंप्यूट इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज दिस वर्चुअल मशीन इज अ कंप्यूटिंग रिसोर्स, यू कैन से। कंप्यूट का मतलब क्या होता है यार? कंप्यूट का मतलब होता है कोई ऐसी मशीन जो समझने की क्षमता रखती है, चीजों को पढ़ के, आपके कोड को पढ़ के आउटपुट दे सकती है, राइट। 2 और 2 जो होते हैं 4 होते हैं, ये बता सकती है। 10 और 10 20 होते हैं, ये बता सकती है। एक कोड आप उसको C लैंग्वेज का दे दो, जावा का दे दो, तो उसे वो एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे सकती है। दैट इज अ कंप्यूटिंग रिसोर्स, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो AWS के अंदर जो EC2 होती है, उसकी कुछ नॉर्मल बातें हैं जो मैंने यहाँ लिखी है। बहुत सारी बातें हैं, अभी कई सारे लेक्चर्स में ये पूरा करूंगा मैं। तो अब तक का सबसे डिटेल लेक्चर मैं बना रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, फिर टाइप्स हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो अमेज़न EC2 प्रोवाइड्स स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन द AWS क्लाउड। अमेज़न जो है आपको स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी देता है, यानी आप अपने सर्वर को अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको 4 GB रैम का सर्वर चाहिए, आपको 8 GB रैम का सर्वर चाहिए, आपको उसके साथ 500 GB की हार्ड डिस्क लगानी है, या आपको उसके साथ जो रूट वॉल्यूम है वो आपको 500 GB का लगाना है, और एक अलग से एक्सटर्नल ड्राइव लगानी है 5 TB की। वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप अपनी गुंजाइश के हिसाब से, अगर आपकी एक छोटी कंपनी है, आप एक छोटा सर्वर चाहते हो, आप छोटा सर्वर ले सकते हो। फ्यूचर में आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसी सर्वर को एक नया लेने की जरूरत नहीं है, उसी सर्वर को आप अपग्रेड कर सकते हो। 4 GB पहले आपने ले रखा था, उसी को आप 8 GB अपग्रेड कर सकते हो, 16 GB रैम पे अपग्रेड कर सकते हो। दैट इज अ स्केलेबल रिसोर्स।
रिसोर्सेज, राइट? तो वो चीजें पॉसिबल हैं AWS के अंदर. यू कैन यूज Amazon EC2 टू लॉन्च एज मैनी और एज फ्यू वर्चुअल सर्वर एज यू नीड. यहां पे जब वर्चुअल सर्वर की बात की जाएगी या वर्चुअल मशीन की बात की जाएगी या इंस्टेंस की बात की जाएगी, सबका मतलब सेम होता है. आपको ये याद रखना है. जनरली आपको AWS में इंस्टेंसेस सुनने को मिलेगा. इंस्टेंसेस का मतलब होता है वर्चुअल मशीन. ये आप याद रखिएगा थ्रू आउट द लेक्चर, राइट? वर्चुअल सर्वर एज यू नीड, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग एंड मैनेज स्टोरेज. इसका मतलब ये है कि आप AWS अकाउंट के ऊपर कितने भी EC2 बना सकते हो. हालांकि इसकी लिमिट होती है, बट उसे एक्सीड किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है. तो ये कहते हैं कि आप यहां पे कितने भी सर्वर बना सकते हो, उसकी सिक्योरिटी डिफाइन कर सकते हो, आप उसमें नेटवर्किंग डिफाइन कर सकते हो, स्टोरेज कितनी चाहिए वो डिफाइन कर सकते हो. आप सारा काम कर सकते हो उस सर्वर के ऊपर जो एक रियल टाइम में एक बंदा करता है एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर. वो सारा काम Amazon में भी पॉसिबल है. Amazon EC2 enables you to scale up और scale down the instances. सबसे अच्छा फीचर जो क्लाउड पे है वो यही है कि आप अगर पहले से एक सर्वर चला रहे हैं तो आगे फ्यूचर में अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि यार ये सर्वर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसका जो मेरे वेबसाइट पे ज्यादा लोग आने लगे हैं एक टाइम में, तो मुझे बड़े सर्वर की जरूरत है, तो आपको अलग से एक और सर्वर क्लाउड पे लेने की जरूरत नहीं है. आप उस एक्जिस्टिंग सर्वर की ही कैपेसिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, राइट? इससे फायदा क्या होगा? इससे आपके पैसे बचेंगे. आप खुद ही सोचिए कि आपके पास सपोज घर में एक छोटा बर्तन है, आप उसमें खाना बनाते हैं, किसी दिन मेहमान आ गए तो उस बर्तन में खाना नहीं बन पाएगा, राइट? फिर आपने क्या करना पड़ेगा? अपने पड़ोस से एक बड़ा बर्तन लेके आना पड़ेगा. उस दिन आप मेहमानों को खाना उसमें बनाओगे, राइट? या फिर आप क्या करोगे? उस एक दिन के लिए आप एक नया बर्तन खरीद के लाओगे बड़े वाला और उसमें खाना उनके लिए बनाओगे, राइट? लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो घर में एक छोटा बर्तन भी हो गया और एक बड़ा बर्तन भी हो गया, लेकिन वो एक ही दिन इस्तेमाल हुआ क्योंकि मेहमान रोज नहीं आते आपके घर पे. ऐसे में क्या हुआ? आपने इन्वेस्ट भी कर दिया बट उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा क्योंकि वो बड़ा बर्तन कभी-कभी इस्तेमाल होगा, राइट? हां, बट अगर छोटे की जगह आपने एक बड़ा ही ले लिया तो उसमें थोड़े वाला काम भी हो जाएगा, ज्यादा वाला काम भी हो जाएगा, राइट? बट अगर पहले आपके पास छोटा था तो उसे तो कोई दुकानदार वापस नहीं लेगा, आपको एक्सचेंज ऑफर करके बड़ा देगा, ऐसा तो नहीं होगा. यही काम यहां पर भी है कि अगर आपके पास छोटा सर्वर है, उसकी कैपेसिटी कम है और फ्यूचर में आपको फील होता है कि मुझे बड़ा सर्वर चाहिए, तो आप उसी को अपग्रेड कर सकते हो. आपको अलग से एक सर्वर लेने की जरूरत नहीं है, राइट? तो आप अपने ही सर्वर को अपग्रेड कर सकते हो. फ्यूचर में आपको लगता है नहीं यार अब मेरी रिक्वायरमेंट कम हो गई है, मुझे दोबारा से छोटा सर्वर चाहिए ताकि मेरा कम खर्चा आए, कम भी लाए, क्योंकि यहाँ पे आपसे आवरली चार्ज करता है, राइट? तो ये चीज भी पॉसिबल है. आप बाद में उसको स्केल डाउन भी कर सकते हो. मैं आपको बता दूं कि Amazon के EC2 का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको जो बिल देना होता है वो सर्वर का कंटिन्यूस बिल नहीं देना होता. आपको बिल उतने ही टाइम का देना होता है जितने टाइम तक आप उस सर्वर को इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? कहने का मतलब अगर आपने सर्वर 1 घंटे इस्तेमाल किया तो आपको बिल भी 1 घंटे का देना है. सर्वर अगर आपने 8 घंटे इस्तेमाल किया तो 8 घंटे का देना है. अगर आप सर्वर डेली 8 घंटे इस्तेमाल करते हो 9 to 5 अपने ऑफिस टाइमिंग के लिए, तो आपको 8 घंटे का ही बिल देना है. यानी आपको पूरे 24 घंटे के लिए बिल नहीं देना पड़ेगा. तो ये एक एडवांटेज है आपके पास क्लाउड पे. इवन यहाँ पे लिनक्स इंस्टेंसेस के लिए पे पर सेकंड का भी ऑप्शन आ गया, यानी जितने सेकंड आप इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से आपकी बिलिंग होगी. वैसे तो घंटे के हिसाब से होगी, बट अगर आपने 2 घंटे 10 मिनट इस्तेमाल किया तो 2 घंटे 10 मिनट का ही आपका बिल लगेगा, राइट? तो कंपटीशन की वजह से, क्योंकि मार्केट में और क्लाउड भी आ गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर भी है, गूगल क्लाउड भी है, तो अब इतना कंपटीशन बढ़ गया कि ये पर सेकंड के हिसाब से बिलिंग करने लगे हैं, राइट? तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको Amazon के ऊपर मिलते हैं या बाकी सब क्लाउड्स पर भी मिलते हैं. तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको यहाँ पे पे पर मिनट या पर सेकंड के हिसाब से पे करना है. जितनी देर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उतनी देर आप इस्तेमाल करिए, बाकी टाइम आप बंद कर सकते हैं. आपको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा जितनी देर वो सर्वर बंद रहेगा, राइट? Amazon EC2 is having 2 storage options, that is EBS and Instance Store. इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, बट मैं फिर भी आपको बता दूं कि Amazon का जो सर्वर होता है उसका रूट वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है. वो रूट वॉल्यूम के लिए 2 तरीके के स्टोरेज का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. एक होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, यानी कि जिसे EBS कहते हैं, और दूसरा होता है इंस्टेंस स्टोर, राइट? दोनों में फर्क ये है कि EBS जो फिजिकल सर्वर है उससे कहीं अलग अलग रखा हुआ होता है, जबकि इंस्टेंस स्टोर जो होता है वो उस होस्ट के अंदर ही एक मेमोरी होती है, उधर से ही लिया गया होता है, राइट? तो दिस इज फास्ट. इंस्टेंस स्टोर फास्ट होता है, बट उसके साथ साथ ये परसिस्टेंट भी नॉन परसिस्टेंट भी होता है, यानी कि यहाँ पे डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा सर्वर के बंद करते ही, राइट? प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल नोन एज Amazon मशीन इमेज. इसका मतलब यह है कि Amazon का जो अकाउंट होता है वहां पे ऑलरेडी पहले से बने हुए टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं. टेम्पलेट से मुराद क्या है? टेम्पलेट से मतलब क्या है? या इससे मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जैसी मशीनें, जैसा सर्वर आप चाहते हो, कुछ हमने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं. अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा सर्वर की रिक्वायरमेंट से आपका काम चल जाएगा तो आपको फिर बहुत सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है. आप ऑलरेडी वो बना बनाया टेम्पलेट उठाइए और कॉन्फ़िगर करिए और इंस्टॉल कर दीजिए, राइट? तो आपकी मशीन विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी मशीन सर्वर जो है वो रेडी हो जाएगा, राइट? इसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे. विंडोज सर्वर 2012 आप चाहते हैं, आप लिनक्स सर्वर चाहते हैं, आप अपाचे सर्वर चाहते हैं, आप उबुंटू चाहते हैं, रेड हैट, लिनक्स, कोई भी सर्वर आप किसी भी तरीके का किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का चाहते हैं, उन सब के टेम्पलेट्स पहले से बने हुए पड़े हुए हैं. आपने सिंपल सिलेक्ट करना है और उसको आप जो है रन कराना है, राइट? जैसे ही आप इंस्टेंस को बनाना शुरू करेंगे, इंस्टेंस रन होगा, अपने आप वो सर्वर आपके सामने आ जाएगा. आपने सिंपली रन करना है उसका RDP लेके या SSH के थ्रू, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है. अगर कोई टेम्पलेट आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन का चाहिए, आपको SQL सर्वर का चाहिए या VPN चाहिए, आपको ओपन VPN या और किसी तरीके का, वो सारे टेम्पलेट्स आपको Amazon मार्केटप्लेस में मिल जाएंगे, आप वो भी ले सकते हैं. यानी हर तरीके का, हर एप्लीकेशन का सर्वर यहाँ पे अवेलेबल है, आप वहां से टेम्पलेट्स ले सकते हैं. और मैक्सिमम लैब जो है वो टेम्पलेट से ही होती हैं, राइट? बाय डिफॉल्ट व्हेन यू क्रिएट एन EC2 अकाउंट विद Amazon, योर अकाउंट इज लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 इंस्टेंसेस पर EC2 रीजन विद 2 डिफॉल्ट हाई IO इंस्टेंसेस. यार ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इंटरव्यू का सवाल है, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आता है, और बहुत सवालों में आपसे बहुत लोग ये पूछ सकते हैं कि क्या कोई लिमिट होती है Amazon अकाउंट में कि हम कितने EC2 क्रिएट कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल होती है. आप एक रीजन के अंदर 20
सॉरी 5 होते हैं, इसको आप 4 बार कर दीजिए तो 20 हो जाएंगे, राइट। तो आप एक रीजन के अंदर 20 EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा करना चाहते हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने अमेजन को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा उससे ज्यादा लिमिट एक्सीड करने के लिए, वो पॉसिबल है, राइट। बट बाय डिफॉल्ट जो लिमिट है वो 20 है। अब आप कहेंगे कि यार 20 टोटल अकाउंट में है रीजन के अंदर। रीजन से मुराद क्या है, आपके पास अमेरिका यूएस रीजन है, एशिया पैसिफिक में मुंबई का रीजन है, सिंगापुर का रीजन है और बहुत सारे रीजन है। तो मुंबई के अंदर अगर मैं बात करूं तो मुंबई में हम 20 EC2 बना सकते हैं, यूएस के अंदर हम 20 और बना सकते हैं, यूके के अंदर 20 और, जितने भी हमारे रीजन हैं हर रीजन में 20-20 हम बना सकते हैं। बट एक रीजन के अंदर 20 से ज्यादा बाय डिफॉल्ट नहीं बना सकते, उससे ज्यादा अगर जरूरत पड़ती है तो आपको फिर अमेजन को रिक्वेस्ट करके वो लिमिट एक्सीड करानी पड़ेगी, एक्सटेंड करानी पड़ेगी, राइट। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है जो आपको मालूम होना चाहिए, राइट। अब आते हैं यार हम सबसे इंपॉर्टेंट पे कि भैया EC2 कितने टाइप का होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको EC2 नजर आ रहे हैं, 7 तरीके का EC2 होता है, बट इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो 6 हैं, क्योंकि जो 7वां इन्होंने अभी बनाया है ये अभी पहले नहीं था, और किसी भी ई लर्निंग के जो कंटेंट है चाहे वो कहीं पर भी अवेलेबल हो, चाहे कहीं पर भी पूरी दुनिया में किसी भी जबान में, वहां पर ये चीजें नहीं आई अभी तक, राइट। क्यों नहीं आई है, क्योंकि वो पुराने लेक्चर्स हैं और बार बार बनाना पॉसिबल नहीं होता, साल 2 साल से पहले, और अभी अमेजन ने इन चीजों को अपडेट किया है, हाई मेमोरी को और प्रीवियस जनरेशन को। तो अभी हमारे पास 5 ना होकर टोटल 7 टाइप के इंस्टेंसेस होते हैं, और एग्जाम में इनसे भी अब सवाल आने लगे हैं, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास 7 टाइप होती हैं EC2 इंस्टेंसेस की, राइट। जिसमें पहली टाइप होती है जनरल पर्पस इंस्टेंसेस, दूसरा टाइप होता है कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस, तीसरा होता है मेमोरी ऑप्टिमाइज, चौथा होता है स्टोरेज ऑप्टिमाइज, पांचवा होता है GPU या एक्सीलरेटेड और कंप्यूटिंग इंस्टेंसेस, छठा होता है हाई मेमोरी इंस्टेंसेस, और सातवां होता है प्रीवियस जनरेशन इंस्टेंसेस। तो भाइयों ये 7 इंस्टेंसेस यार हमारे पास हैं, और इन सातों इंस्टेंसेस के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। बट फिर भी एक बेसिक चीज मैंने यहां लिखी है, ताकि आपको अगर कुछ नहीं याद रहता तो इतनी चीज आपने याद रखनी है इनके बारे में। जैसे जनरल पर्पस के बारे में आपको याद रखना है, इसके नाम से हमें समझ आ रहा है कि ये जनरल पर्पस यानी नॉर्मल किसी चीज की हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें नॉर्मल सारी चीजें चाहिए, सारी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो हम जनरल पर्पस इंस्टेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है कंप्यूट ऑप्टिमाइज, जहां पे CPU आपको ज्यादा मिलेंगे, आपको 4 कोर चाहिए, 4 कोर CPU चाहिए, 8 कोर CPU चाहिए, 16 कोर CPU चाहिए, आप उसके लिए कंप्यूट ऑप्टिमाइज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको मेमोरी रैम ज्यादा चाहिए तो आप मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। इनके यूज कहां होते हैं वो सारी चीजें डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग यानी कि अभी जो पूरी दुनिया भर में PUBG जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, ये गेम जो है, राइट। हिंदुस्तान में तो 2-3 बच्चों की हमारे खेलते खेलते मौत भी हो गई है, इससे कि वो इतना ज्यादा खेल रहे थे कि खेलते खेलते ही मतलब ऐसा हो गया। तो इस तरीके के जो गेम है जिनमें बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, वो आप एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग या GPU ग्राफिक ऑप्टिमाइज इसमें होता है, ग्राफिक कार्ड इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लगे हुए होते हैं, वो सर्वर आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप कोई ऑनलाइन गेम या 3D एप्लीकेशंस आपको रन करानी है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। स्टोरेज ऑप्टिमाइज, यहां पे आपको बेहतर स्टोरेज मिलेगी जिसमें लो लेटेंसी है, यानी स्टोरेज यहां पे आप SSD स्टोरेज ले सकते हैं, SSD में भी हाई ऑप्टिमाइज ले सकते हैं, जिसके इनपुट आउटपुट पर सेकंड बहुत ज्यादा है। अगर आपको उस तरीके का सर्वर चाहिए जिसमें स्टोरेज की बहुत ज्यादा जरूरत है और बेसिकली ये डेटाबेस सर्वर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे आप ये भी इंस्टेंसेस की बात कर सकते हैं। और सबसे आखिर में आता है हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज। ये और अगर आप मेमोरी ऑप्टिमाइज को देखें तो दोनों लगभग सेम से नजर आते हैं, बट दोनों में एक जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि मेमोरी ऑप्टिमाइज इसमें भी रैम ज्यादा है और हाई ऑप्टिमाइज में भी, लेकिन हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज जो इंस्टेंसेस हैं वो नाइट्रो सिस्टम पे चलते हैं। नाइट्रो सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड हाइपरवाइजर है जो वर्चुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपके रिसोर्सेज को बहुत इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करता है, आपकी लेटेंसी को कम कर देता है, आपके जो थ्रूपुट है उसको बढ़ा देता है, और रैम को भी ऑप्टिमाइज कर देता है, यानी रैम की परफॉर्मेंस को बहुत बेटर कर देता है। तो इन सारी चीजों की वजह से नाइट्रो सिस्टम पे ये काम करता है, जो कि एक टाइप ऑफ हाइपरवाइजर है जो अमेजन आजकल सभी मोस्टली इंस्टेंसेस में इस्तेमाल कर रहा है, तो ये उस पर चलता है। सो दिस इज हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज, राइट। तो ये इन्होंने नया ऐड किया है जो अभी तक के लेक्चर्स में आपको और लोगों के जो लेक्चर्स हैं वहां नजर नहीं आएंगे ये सारी चीजें। तो ये कुछ बेसिक लेक्चर है EC2 इंस्टेंसेस का। इसके बाद अब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ओके। और दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा यार, आपने मुझे बहुत सारे मेल्स लिखे, कई लोग मुझे फेसबुक पे भी रिक्वेस्ट करते हैं यार अमेजन की सीरीज स्टार्ट करो। देखिए मैं दिल से बताऊं तो मैं इसे स्टार्ट नहीं करना चाहता था, वजह ये थी कि यार व्यूज नहीं थे यार, आप लोगों का सपोर्ट नहीं था, आप लोग मुझे देखते तो हो बट कमेंट भी करते हो कई बार, बट यार आप शेयर नहीं करते शायद लोगों के साथ। तो यार अगर आप सच में चाहते हो कि यार मैं सीरीज को बनाऊं और इतना अच्छा बनाऊं कि आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर पे जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो कुछ मैं बताने वाला हूं अगले 3-4 लेक्चर्स में EC2 के बारे में वो आपको कोई ट्रेनिंग सेंटर में नहीं बताएगा, उतनी डिटेल में कहीं नहीं पढ़ाया जाता जितनी डिटेल में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको YouTube पे पढ़ा रहा हूं। इसीलिए सिर्फ एक ही गुजारिश आपसे करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करें, अपने फेसबुक पे शेयर करें, लिंक्डइन पे शेयर करें, आज ही शेयर करें, और मेरे सभी वीडियोस को लाइक भी करें, और जरूर मुझे बताएं कि आपने ये काम कर दिया, क्योंकि यार मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, राइट। तो अगर आप दिल से चाहते हैं कि मैं ये सीरीज को चालू रखूं, स्टार्ट रखूं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूं, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, और रेकमेंड भी करें कि प्लीज वॉच दिस चैनल फॉर AWS क्लाउड या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, राइट। तो आई होप आप ऐसा करेंगे, मेरा साथ देंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके लिए बाकी के लेक्चर्स भी लेकर आऊंगा। तब तक ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।
Dude, we just hit a jackpot. क्या हुआ? अरे वो अपना 701 वाला सीनियर है ना, उसको